नमस्कार साथी, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं व्याकरण पर आधारित। वर्ण विचार, शब्द विचार और परिभाषिक शब्दावली से प्रश्न होंगे ये वाले। और साथियों, अभी तक हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई वीडियो श्रृंखला हम चला रहे थे, अभी व्याकरण से जुड़ी वीडियो श्रृंखला भी हम चलाएंगे। साथियों, हिंदी साहित्य से अगर हम बात करें तो 12 वीडियोज़ हमारी आ चुके हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। इस वीडियो के उपरांत आप वो भी देख लीजिएगा। और अभी तक हम कुल 560 प्रश्न हल कर चुके हैं। इस वीडियो को यदि हम देखें तो 50 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो हमारे टोटल प्रश्न इस वीडियो के साथ ही हो जाएंगे 610। ओके साथियों, तो शुरू करते हैं वीडियो श्रृंखला का भाग 13 और जो व्याकरण पर आधारित है। और आप अपना स्कोर जो है साथ में गिनते रहिएगा कि आप कितने सही कर रहे हैं, ठीक है। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न काफ़ी विवादास्पद प्रश्न रहता है जी। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? जल्दी बताइए। 50, 51, 52 या 53? शीघ्र बताना है साथियों। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। तो साथियों, जो 52 के साथ जा रहे हैं, वेरी गुड। 52 व्यंजन माफ़ करिएगा वर्ण माने जाते हैं, स्वर और व्यंजनों को मिलाकर। योग वाह भी हैं 2। ओके साथियों, तो इस तरह से 52 बनते हैं। आगे साथियों, अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास, कुल कितने स्वर हैं? कुल कितने स्वर हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? 10, 11, 12, 13? जल्दी बताइए साथियों। जिनका विकल्प आ रहा है साथियों 2, मतलब बी, वेरी गुड। 11 जो है वो माफ़ करिएगा स्वर माने जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो साथियों, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? यह प्रश्न भी आ सकता है और काफ़ी बार जो आर्मी पब्लिक स्कूल का CSB एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जा चुका है। इसके अतिरिक्त KVS में पूछा जा चुका है, ठीक है। कि कुल कितने व्यंजन है ये बताइए। कुल स्वर पूछ लिए, कुल कितने व्यंजन है ये पूछ लिए गए, ठीक है। जल्दी बताइए साथियों। ओके, 33, 35, 37, 39? ठीक है साथियों, तो जो इंजन का ऑप्शन पहला आ रहा है 33, ठीक है। 33 व्यंजन है, ठीक है। जहाँ पर व्यंजनों की बात हो रही है, संयुक्त व्यंजनों की नहीं। कुल कितने व्यंजन हैं? तो 33 पर अगर हम 2 द्विगुण भी मिला दें तो 35 हो जाते हैं, ठीक है। ये द्विगुण हैं, जो नए व्यंजन आए हैं। ओके साथियों, ड़ और ढ। आगे 39 कुल व्यंजन, अगर हम संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो टोटल 39 हो जाते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को मिलाकर। ओके साथियों, तो कुल व्यंजन हमने 33 ही मानने हैं, बाकी तो बाद में आए हैं, ठीक है। आगे साथियों, अगला प्रश्न साथियों, चौथा प्रश्न है, नासिकीय व्यंजन में कितने हैं? नासिकीय व्यंजन जल्दी बताइएगा। नासिकीय व्यंजन कितने हैं? 5, 4, 3, 2? शीघ्र बताएं साथियों, कौन सा सही उत्तर होने वाला है? वाह, क्या बात है जी, बहुत सही, बहुत सही। नासिकीय व्यंजन कितने हैं? जी हाँ साथियों, 5, 4, 3, 2? कौन सा सही बताया आप लोगों ने? जो एक के साथ जा रहे हैं, वेरी गुड, 5 हैं। ओके, एक तो क वर्ग का सबसे अंतिम जो है, ठीक है। क वर्ग का सबसे अंतिम वर्ण जो अंग बोला जाता है जिसको। आगे जो च वर्ग का अंतिम है णी बोला जाता है जिसे। ये ण, ट वर्ग का अंतिम। ओके, आगे है प, फ, ब, भ, म, आगे त, थ, द, ध, न, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से 5 जो है हमारे नासिकीय व्यंजन माने जाते हैं। आगे साथियों, अगले प्रश्न के साथियों 3 ही मैं विकल्प आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कौन सा है प्रश्न? कौन सा अयोगवाह नहीं है? कौन सा अयोगवाह नहीं है? तो साथियों, ये जो अयोगवाह होते हैं वो ना तो स्वरों में आते हैं ना ही व्यंजनों में आते हैं, लेकिन इनकी हालांकि फिर भी थोड़ा सा गिनती जो है स्वरों के साथ कर दी जाती है, ठीक है। 2 अयोगवाह है, ठीक है। कौन सा अयोगवाह इनमें से नहीं है? अंग मतलब अनुस्वार या विसर्ग, यहाँ पर माफ़ करेगा विसर्ग के ऊपर जो है गलती से टंकन मुद्रण में थोड़ी सी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि गलती है, इस तरह से है। ओके, दूसरा विकल्प जो है विसर्ग है का है। तीसरा जो है वो अनुनासिक का है, अनुनासिक चंद्र बिंदु से हम बोलते हैं साथियों। जल्दी बताइए कौन सा अयोगवाह नहीं है? तो जिनका विकल्प साथियों सी आ रहा है, वेरी गुड, ओके, शाबाश। तो ये अनुनासिक माना जाता है, चंद्र बिंदु माना जाता है। इसका उच्चारण जो है साथियों वो नाक और मुंह दोनों के माध्यम से होता है। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है छठा पर हमारे पास, ध्यान से देखिएगा साथियों। कौन सा युग्म गलत है? क वर्ग कंठ ध्वनियाँ होती है, च वर्ग तालव्य ध्वनियाँ होती हैं, ट वर्ग मूर्धा ध्वनियाँ होती हैं, त वर्ग वर्ष ध्वनियाँ होती हैं। जल्दी बताइए साथियों, कौन सा सही उत्तर होने वाला है? वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। जी हाँ, त वर्ग
ओके, ये गलत है हमारा वर्ग, त वर्ग वर्ग से ध्वनि है। ओके, ये गलत है। वेरी गुड साथियों, चौथे ऑप्शन वाले। आगे चलते हैं। आगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब ह्रस्व और दीर्घ स्वर कितने हैं, किस ऑप्शन में सही बताया गया है, ये बताना है। तो ह्रस्व और दीर्घ उसी तरह से जिस तरह से प्रश्न में पूछा गया है, बिल्कुल उसके पहले हमने चुनना है। पहला ऑप्शन है 4 ह्रस्व स्वर और 7 दीर्घ हैं। दूसरा है 3 ह्रस्व स्वर हैं और 8 दीर्घ हैं। तीसरा है 5 ह्रस्व हैं और 9 दीर्घ हैं। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कौन सा सही उत्तर होने वाला है, जल्दी बताइए। जी हाँ, जो साथियों जिनका उत्तर है पहला, वो बिल्कुल सही है। ओके, 4 ह्रस्व माने गए हैं। ह्रस्व मतलब जिनका उच्चारण करते समय वायु कम, या बोले कि थोड़ी सी ही मात्रा में बाहर निकलती है। ओके, छोटी ई, छोटा ऊ और साथ में री ऋषि वाला। ठीक है, ये 4 ह्रस्व माने गए हैं। तो 7 दीर्घ कौन कौन से माने गए हैं? दीर्घ साथियों कई किताबों में बताऊं तो 3 दीर्घ माने जाते हैं, वैसे 7 ही दीर्घ हैं। ओके, तो बताता हूं, देख लीजिए। बड़ा बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ओके साथियों, तो इस तरह से ये गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 दीर्घ माने गए हैं। जी अलग बात है, ये अलग बात है कि ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये संयुक्त स्वरों में भी इसको गिना जाता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। ठीक है, ये दीर्घ भी हैं और संयुक्त भी हैं। ओके साथियों, आगे चलते हैं। आगे साथियों पहले प्रश्न पढ़ लीजिए और उसके जो विकल्प हैं अगले प्रश्न अगले पेज पर है, माफ़ करिएगा, अगले पेज पर है। ड और ढ व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है साथियों? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं मानता हूँ इस तरह से। तो ड और ड प्रश्न आपने पढ़ लिया कि इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अभी क्यों कहा जाता है वो हम नीचे देखते हैं। तो ध्यान से देखिए साथियों, पहला विकल्प प्रश्न में फिर से यहाँ लिख देता हूँ, डो और डो को, ठीक है, उत्क्षिप्त, क्या है? उत्क्षिप्त, ठीक है, व्यंजन क्यों कहा जाता है? ओके, पहला विकल्प, उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिससे अचानक मुंह में जीवा या अन्य किसी भाग को सिकोड़कर किसी अन्य भाग की ओर जोर से फेंका जाता है। दूसरा विकल्प है जीवा में अत्यधिक कंपन के कारण इनको उत्क्षिप्त कहा जाता है। तीसरा है मूर्धा से घर्षण के कारण, या चौथा है इनमें से सभी सही है। जल्दी बताइए साथियों, कौन सा सही है? जल्दी बताइए साथियों, कौन सा सही होने वाला है? तो साथियों जिनका विकल्प पहला आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है, पहला बिल्कुल सही है। उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसे अचानक मुंह में जिह्वा या अन्य किसी भाग को सिकोड़कर किसी अन्य भाग की ओर जोर से फेंका जाता है। ठीक है, जो पहला विकल्प बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, इसको याद कर लेना आप लोगों ने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास, क्या है? 9वां प्रश्न, लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित व्यंजन कौन सा है? ल र स प, जल्दी बताइए, ल र स प में से कौन सा सही विकल्प है? किसका चुनाव करते हैं आप? किसका चुनाव करते हैं आप? जल्दी बताइए। लुंठित व्यंजन, बिल्कुल साथियों, जिनका विकल्प जा रहा है र वाले, वेरी गुड। लुंठित व्यंजन इसको कहा जाता है। और अगर हम इसका पर्यायवाची समझे तो र को कंपन जात भी माना जाता है। ठीक है, तो इसको कंपन जात, ठीक है, कंपन जात भी इसको माना जाता है। ठीक है साथियों, कंपन जात मतलब जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जीवा कंपन करती है। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों 10वां प्रश्न है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन, ल र च ख, जल्दी बताइए, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? शीघ्र बताइए साथियों, 10वां प्रश्न है हमारे पास। जी हाँ, जिनका ऑप्शन साथियों ल आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है, ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। अभी हम इस आपके लिए नोट भी लाएँ कि इसको क्यों पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। देखिए साथियों, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ओके, अगला देखिए साथियों,
पार्श्विक व्यंजन पढ़ लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव तालु को छुए, ठीक है, जीव तालु को छुए किंतु पार्श्व का मतलब बगल, ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव तालु को छुए किंतु पार्श्व से या बगल से हवा निकल जाए उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ल जरा देख के ल का उच्चारण जरा देखिए, समझिए किस प्रकार से होता है, उच्चारण करके देखिए। तो क्या होता है कि तालु से जीव जो है छूती है लेकिन हवा बगल से निकल जाती है। दूसरे शब्दों में कहें, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े से छूता है, ठीक है, मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है, मतलब बगल से ही निकल जाती है, पार्श्विक व्यंजन कहता है, ठीक है। वायु का बगल से निकलना ही पार्श्विक कहलाता है। ओके साथियों, आप आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है साथियों हमारे पास, कौन सा व्यंजन व्रत से नहीं है? जल्दी बताना है साथियों। 3 इनमें से व्रत से हैं और 1 व्रत से नहीं है। जल्दी बताइए। शलगम वाला, ल, ज, स। जल्दी बताइए, शीघ्र बताएं साथियों, कौन सा सही विकल्प होने वाला है। ओके, तो पहला, ठीक है, ये व्रत से नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा युग्म गलत है? जल्दी बताइए। अंतस्थ यरलव, दूसरा है उष्मी व्यंजन श स सह, आगे है साथियों संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ग्यध, ठीक है। अगला है द्विगुण ड और ढ। जल्दी बताइए, तो कौन सा युग्म गलत है? शीघ्र बताइए साथियों। ABCD, टाइम ले सकते हैं, 5 सेकंड देता हूँ आपको मैं। जी हाँ, वेरी गुड साथियों, जिनका विकल्प सी आ रहा है, शाबाश। क्ष त्र ग्य श्रो होता है, ठीक है, श्रो, ओके, ना कि ये वाला, ठीक है, दो इस प्रकार का कोई संयुक्त व्यंजन नहीं होता है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न है साथियों, क्या है प्रश्न? अर्धस्वर व्यंजन कौन से माने जाते हैं? जो माने गए हैं अर्धस्वर, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, योगवाह या संयुक्त व्यंजन और स्वर। जल्दी बताइए, अर्धस्वर व्यंजन कौन से माने गए हैं? जल्दी बताना साथियों। विकल्प आपके सामने हैं, ABCD, कौन सा सही होने वाला है? शीघ्र उत्तर देने का प्रयास करें। क्या सही होगा साथियों? जी हाँ, अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर व्यंजन माने जाते हैं। य र ल व, लेकिन र ल को छोड़कर य और व, इन्हीं को ही अर्धस्वर का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते साथियों। 14वां प्रश्न साथियों हमारे सामने, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? क, च या ट वर्ग। जल्दी बताइए। स्पर्श संघर्षी, हमें पता है पहले व्यंजन जो 25 आते हैं वो स्पर्श व्यंजनों में आते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसको स्पर्श संघर्षी के नाम से भी जाना जाता है। तो शीघ्र बताएं साथियों, कौन सा सही उत्तर होने वाला है आपके अनुसार? जी साथी, वेरी गुड। तो बिल्कुल च वर्ग, ठीक है, स्पर्श करने के साथ साथ जीवा तालु से संघर्ष भी करती हैं, इसलिए यहाँ पर च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास 15वां प्रश्न है, किस स्वर का प्रयोग अभी नहीं होता? जल्दी बताइए, किस स्वर का प्रयोग अभी नहीं होता है? पुराने वैदिक काल में जरूर होता था, लौकिक साहित्य में, लौकिक संस्कृत में भी, ठीक है। तो किसका नहीं होता? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या अर्ध स्वर। जल्दी बताना साथियों। जी हाँ, प्लुत स्वर, ठीक है, प्लुत स्वर का प्रयोग अभी हिंदी में नहीं होता है। आगे साथियों, अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन अलपप्राण नहीं है? कौन सा व्यंजन अलपप्राण नहीं है? क, छ, ड या नी। जल्दी बताइए, कौन सा अलपप्राण नहीं है? काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि पता ही है कि पहला, तीसरा और 5वां अलपप्राण नहीं होता है।
और दूसरा चौथा होता है। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया। कौन सा व्यंजन अलपराण नहीं। वेरी गुड साथियों, बहुत सही और बहुत जल्दी आपके उत्तर आते हैं। इससे पता चलता है कि आपने कितनी अच्छी प्रकार से तैयारी कर रखी है। तो छतरी वाला ओके, जे अलपराण नहीं है, जे महाप्राण। आगे चलते साथियों। आगे साथियों 17वां प्रश्न है हमारे पास। कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं। स्वयं, खुद, मेरा या अपना। कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है, शीघ्र बताने की प्रयत्न करें साथियों। जी हाँ, वेरी गुड साथियों। तो कौन सा निजवाचक नहीं है साथियों, वो जो सर्वनाम है वो है तीसरा, मेरा। ठीक है, जो मेरा सर्वनाम है, मतलब मेरा शब्द जो सर्वनाम है वो उत्तम पुरुष में आता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है वो, और उत्तम पुरुष का एक वचन जो सर्वनाम आता है, ठीक है, वो बहुवचन हम, हमारा। ठीक है, तो मेरा जो है वो उत्तम पुरुष में आता है। ओके साथियों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 18वां प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैं इसको कहूँगा आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ वही ध्वनियाँ होती हैं जो किसी अन्य भाषा से आती हैं हिंदी में। ठीक है, आगत का मतलब ये आना होता है। तो आगत ध्वनियाँ या नवीन निर्मित ध्वनियाँ आदि से क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ होना चाहिए। मैंने तो उत्तर भी बता दिए, देख लीजिए। तो ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन अभी। ठीक है, आगत ध्वनियाँ या नवीन निर्मित ध्वनियाँ आदि से क्या तात्पर्य है, शीघ्र बताना साथियों। अंग्रेजी भाषा से आई ध्वनियाँ। ठीक है, इसको आ की मात्रा समझना आपने। अंग्रेजी भाषा से आई ध्वनियाँ। बी ऑप्शन है अरबी फारसी से हिंदी में आई ध्वनियाँ। सी ऑप्शन है हिंदी में संस्कृत से आई ध्वनियाँ। तो चौथा है पहला और दूसरा सही है ऑप्शन। जल्दी बताइए साथियों, 3 सेकंड दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। जी हाँ, टाइम अप हो गया साथियों। तो हमारा जो चौथा विकल्प है बिल्कुल सही होने वाला है, पहला और दूसरा। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। अंग्रेजी से भी ध्वनियाँ आई हैं और अरबी फारसी से भी आई हैं। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों काफ़ी आसान बोलूँगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ संस्कृत में नहीं हैं। ड, ढ, ढ़, ढ़, य, र या ए, औ। जल्दी बताइए, छोटी ए या छोटा ओ। जल्दी बताइए सभी, कौन सा संस्कृत में नहीं है, संस्कृत की वर्णमाला में नहीं है। जल्दी बताना साथी, कौन सा सही नहीं है आपके अनुसार। जी साथियों, जिनका विकल्प आ रहा है दूसरा विकल्प, ठीक है, ये संस्कृत में नहीं है, यूँ बोले तो ये हिंदी में अभी आई है हाल ही में। ओके, आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न मैं बोलूँगा काफ़ी आसान, फिर से 20वां प्रश्न है। प और फ का उच्चारण स्थान क्या है। प और फ का उच्चारण स्थान मूर्धा, तालु, कंठ या ओष्ठ। मूर्धा, तालु, कंठ या ओष्ठ। वेरी गुड साथी, बहुत सही, बहुत जल्दी देते उत्तर। जी हाँ, ओष्ठ होंठों से, होंठों का आपसी स्पर्श होना और वायु जब रुककर अवरोध से बाहर निकलती है तो प और फ का उच्चारण होता है। ओके, तो ओष्ठीय ध्वनियाँ कहते हैं प और फ को। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को किस मुख्य संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। वैसे तो संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह होता है कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को किस मुख्य संज्ञा के भेद के अंतर्गत रखा जाता है। जल्दी बताइए साथियों, व्यक्तिवाचक, स्थानवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। शीघ्र बताइए साथियों। 3 भेद तो मैंने पहले बता दिए, अभी बताना उन 3 भेदों में से किसके अंतर्गत द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा के भेद को, उपभेद को रखा जाता है। वेरी गुड। तो साथियों जातिवाचक के अधीन आता है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। शाबाश साथियों, ये बिल्कुल सामान्य से प्रश्न होते हैं और कई साथी हमारे यही पर गलती कर देते हैं, तो इसलिए चौकन्ने रहना होता है इसी प्रश्नों पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता
जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता। तो प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है, जिन जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आदि आने पर भी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो कौन सा विकल्प होने वाला है? अव्यय, अविकारी, समुच्चय बोधक या उपरोक्त सभी? जल्दी बताइए साथियों, कौन सा विकल्प सही होने वाला है? ABCD। ओके, तो साथियों जिनका डी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है, लिंग वचन कारक के आने पर भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को ले सकते हैं। तो उपरोक्त सभी आएगा। अव्यय, अव्यय अविकारी को ही बोलते हैं, अविकारी शब्द। ठीक है, और समुच्चय बोधक ये अव्यय और अविकारी दोनों ही है। संबंध बोधक भी इसी में ही आता है, क्रिया विशेषण भी इसमें आता है, विस्मयादि बोधक भी इसी में ही आता है। तो ये हमेशा आपने याद रखना है, उपरोक्त सभी आएगा। तो जिनका डी ऑप्शन है साथियों, बहुत सही। आगे चलते हैं। आगे साथियों एक भाव दिया गया है, पढ़िए। अरे वह रातों रात अमीर हो गया। वाक्य द्वारा से पढ़िए। अरे वह रातों रात अमीर हो गया। वाक्य में कौन सा भाव है, इमोशन बताना है। घृणा सूचक है, हर्ष सूचक है, हर्ष मतलब खुशी का प्रतीक है जहाँ पर। तीसरा है आश्चर्य बताया गया है, आश्चर्य सूचक है। या चौथा है शोक सूचक, मतलब किसी ने करुणा व्यक्त की है, जो शोक बतलाया है। शीघ्र बताइए साथियों, कौन सा सही होने वाला है उत्तर? अरे वह रातों रात अमीर हो गया। जी हाँ, वेरी गुड साथियों। अरे वह रातों रात अमीर हो गया, जैसे कि पढ़ने से हमें लग रहा है कि वो आश्चर्यचकित रह गया है। ठीक है, तो आश्चर्य सूचक। ओके, वेरी गुड, सी ऑप्शन वाले। अगला शब्द साथियों देखिए, प्रश्न। भुलक्कड़ शब्द में मौजूद मूल शब्द कौन सा है? अक्कड़, कड़, भूल या भुलक? जल्दी बताइए साथियों। मूल शब्द, वास्तविक शब्द, फिर उसके बाद प्रत्यय लगा जिसके कारण भुलक्कड़ बना। ठीक है, लेकिन आप बताइए मूल शब्द कौन सा है? जैसे मैंने जैसे समझाया, पता चल गया होगा बहुत सही। वैसे भी आपको पहले से मालूम था। बिल्कुल सही साथी, बहुत सही, बहुत सही भाई। तीसरे ऑप्शन वाले, वेरी गुड, भूल। ठीक है, और इसके साथ अक्कड़ लगा तब जाकर भुलक्कड़ बना। आगे साथियों अगला प्रश्न 5वां है हमारे, माफ़ करिएगा 25वां प्रश्न है। ठीक है, 25वां प्रश्न है और इसको थोड़ा ध्यान से आपने देखना है। ठीक है, क्या है प्रश्न? कौन सा मत गलत दिया गया है? पहला पढ़िए। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगते हैं। पहला मत ये रहा। अगला है कृदंत प्रत्यय क्रिया के मूल शब्दों के साथ लगते हैं, ये दूसरा हो गया मत। तीसरा है क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य या भाववाच्य। चौथा है अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। तो ध्यान से देखिए अभी कौन सा गलत है इसमें से। पहला है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय आपने पढ़ा ही होगा, कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है तद्धित प्रत्यय। एक होता है कृदंत प्रत्यय, ऐसे एक कृत्य प्रत्यय भी होता है, वो नहीं पूछा गया यहाँ पर। कौन सा सत्य? तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगते हैं। कृदंत प्रत्यय क्रिया के मूल शब्दों के पीछे लगते हैं। आगे तीसरा मत है क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। जल्दी बताइए साथियों, आपको मैं 3 सेकंड देता हूँ, काफ़ी जल्दी उत्तर देने का प्रयत्न करें। काफ़ी बोल चुका हूँ इस प्रश्न के बारे में। बहुत सही साथियों, तो सही उत्तर है साथियों चौथा। ठीक है, ये गलत है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ना कि 3। ओके, ये याद रखना है। अर्थ के आधार पर भाई संदेहवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, ओके, इस तरह से वाक्य, आज्ञावाचक, ओके, इस तरह से वाक्य होते हैं। तो 8 प्रकार के वो माने गए हैं। ठीक है, तो ये गलत है हमारा चौथा, और सही तो उत्तर यही, क्योंकि गलत की पहचान करनी थी हमने। आगे चलते साथियों। आगे साथियों हमारे पास है 26वां प्रश्न। क्या है? विराम चिन्ह के संबंध में कौन सा मत गलत है? जल्दी बताइएगा साथियों। एक तरफ दिया गया विराम चिन्ह
उनके चिन्ह दिए गए हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो विराम चिन्ह के नाम दिए गए हैं, कौन सा विराम चिन्ह किसके सामने, तो गलत का आपने चूज़ करना है, जल्दी भी देखना है आप सबने देखना जल्दी से विराम चिन्ह के संबंध में कौन सा गलत है। तो जहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं गिनना आपने, ठीक है, ये कुछ नहीं है, तो ABCD नीचे है, जल्दी बताइए, ठीक है। समता सूचक, पूर्णता सूचक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह या चौथा विवरण चिन्ह, कौन सा इसमें से गलत बताया गया है। जहाँ आप चिन्ह देख पा रहे हैं, ओके, और सामने उसका नाम लिखा गया है विराम चिन्ह का, कौन सा गलत नाम दिया गया है, शीघ्र बताना साथी, उसी का चुनाव करना है गलत का। वेरी गुड। तो जो दूसरा है साथियों, पूर्णता सूचक चिन्ह, ठीक है, कोष्ठक होता है ये वाला जो है साथियों, ठीक है, वो कोष्ठक होता है। कोष्ठक जानते हैं, ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोष्ठक साथियों, ठीक है। कोष्ठक, ब्रैकेट को कोष्ठक बोला जाता है हिंदी में, याद रखना आपने, पूर्णता सूचक नहीं माना जाता है। पूर्णता सूचक चिन्ह अलग, या बोलने की पूर्ण विराम को बोला जाता है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, बाकी अब विवरण चिन्ह का देख लीजिए, ओके। उदाहरण चिन्ह जिसको हम ये दोहरा उदाहरण चिन्ह है, जिसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। सिंगल को बोलते हैं एकल उदाहरण चिन्ह, आगे कोष्ठक बोलते हैं इसको साथियों, ऐसे समता सूचक, ये याद रखना है। आगे चलते साथियों, अगला प्रश्न देखिए 27वां, शब्द युग्म का सही अर्थ मध्य या मध्य। 27वां प्रश्न है साथियों, शब्द युग्म का सही अर्थ मध्य या मध्य। तो मध्य या मध्य का सही अर्थ बिल्कुल इसी तरह से हमने ढूंढना जिस प्रकार से लिखा है, अक्कड़ शराब, हंसी भांग, आनंद शराब, क्रोध शराब, कौन सा सही होना है। मध्य का अर्थ तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि शराब होता है, ठीक है। तो मध्य का अर्थ क्या होता है, अक्कड़, हंसी, आनंद, क्रोध। तो साथियों जिनका ऑप्शन आ रहा है तीसरा आनंद, ठीक है। मध्य का क्या हो गया साथियों, आनंद, और मध्य का शराब साथियों, ठीक है साथियों, याद करना आपने। अगला प्रश्न है 28वां साथियों, देखिए ध्यान से, कामदेव का पर्यायवाची जो नहीं है, कामदेव शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है, मुकुंद, मनोज, पंचशर या आनंद, जल्दी बताइए, मुकुंद, मनोज, पंचशर या आनंद। कामदेव मैं हमेशा बताता हूँ ये शब्द, इंद्र, कामदेव, कलवृक्ष, बहुत बार पूछे जाते इस तरह के। कामदेव का पर्यायवाची जो नहीं है, मुकुंद, मनोज, पंचशर या आनंद। तो साथियों ए ऑप्शन वाले, वेरी गुड, मुकुंद, ये विष्णु को बोला गया है, ओके। तो मनोज, पंचशर और आनंद ये कामदेव के ही पर्यायवाची हैं। आगे हम 29वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। प्रश्न है, अचार, गमला, पपीता, कमीज, मेज आदि शब्द किस भाषा से हिंदी में आए हैं, ठीक है। ये शब्द जितने भी आपने पढ़े, अचार, गमला, पपीता, कमीज, मेज, ठीक है साथियों, ये वाले शब्द हिंदी में किसी अन्य भाषा से आए हैं। तो बताइए किस भाषा से आए हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन पढ़ लीजिए, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली या फ्रेंच। अचार, गमला, पपीता, कमीज, मेज, ठीक है। एक भी यदि आपको पता है तो सही हो जाएगा आपके लिए, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली या फ्रेंच। साथियों कौन सा सही विकल्प है आपके अनुसार, जल्दी बताइए, फिर से पढ़ लीजिए, ऑप्शन याद कर लीजिए, कौन सा आपको शायद पता हो। अचार, गमला, पपीता, कमीज, मेज, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी में आया अन्य भाषा से, जल्दी बताइए। जी हाँ, तो हमारा जो उत्तर सही होने वाला है वो है पुर्तगाली, जो पुर्तगाली के साथ गए हैं, ठीक है साथियों, याद रखना है ये शब्द पुर्तगाली भाषा से हिंदी में आया। आपको तो पता ही है कि हमारे देश में पुर्तगालियों का भी राज रहा है, गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा, जो कि 1961 तक पुर्तगालियों के स्पुर्द था, ओके। इसके अलावा पांडिचेरी, जो कि हमारे देश का साउथ इंडियन एक छोटा सा प्रांत बोल सकते हैं, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है,
वो भी पुर्तगालियों के अधीन ही रहा है। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पुर्तगालियों की भी बहुत बड़ी देन है हिंदी के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे शब्द अपने हिंदी को दिए। ओके, आगे चलते साथियों। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर शब्द वेद जो नहीं है, जल्दी बताएं। रचना के आधार पर शब्द वेद जो नहीं है, 3 वेद हैं साथियों, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या सार्थक। इन तीनों में से कौन सा एक गलत है साथियों, जल्दी बताना है। 3 है रचना के आधार पर शब्द वेद, एक गलत है। बहुत सही साथियों, सार्थक नहीं है, ठीक है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ है। ओके साथियों, इस प्रकार से हमारे 30 प्रश्न समाप्त हुए। अगले 20 प्रश्न जो हैं वो होंगे परिभाषिक शब्दावली से। तो चलिए उसको शुरू करते हैं साथियों। परिभाषिक शब्दावली को अलग से 20 प्रश्न हम लेकर आए हैं, तो 50 प्रश्न करने हैं, अभी तक 30 हो चुके हैं। आगे चलते हैं साथियों परिभाषिक शब्दावली पर। तो साथियों, जो परिभाषिक शब्द मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूँ, थोड़ा सा लगेगा आपको कि हाँ टफ है, लेकिन दिमाग से काम लीजिएगा। आगे चलते हैं साथियों। हमारा जो पहला परिभाषिक शब्द है, हालांकि ये 31वां प्रश्न है वीडियो के हिसाब से, लेकिन मैं अलग से इसका PDF बनाया हूँ और आपके सामने लाया हूँ। जल्दी से पढ़ते हैं। क्या है? प्रमाणीकरण शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी परिभाषिक शब्द किस क्रमांक में है? क्रमांक का मतलब होता है कि किस श्रृंखला में रखा गया है उसको। प्रमाणीकरण शब्द है, तो सीधा अर्थ बताइए कि अंग्रेजी में प्रमाणीकरण को क्या बोलते हैं। ओके, जल्दी बताना है। कोरिजिनम, वैलिडेशन, अन्यूटी या ऑथेंटिकेशन, जल्दी बताना साथियों। प्रमाणीकरण ABCD में से कौन सा सही है साथियों, जल्दी बताइए। प्रमाणीकरण शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी मतलब प्रतीक। प्रमाणीकरण का अंग्रेजी प्रतीक शब्द कौन सा है साथियों? प्रमाणीकरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो साथियों बिल्कुल D ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, D ऑप्शन वाले, वेरी गुड। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। प्रथम दृष्टि में शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी परिभाषिक शब्द किस क्रमांक में है? ठीक है, किस ऑप्शन में है? प्रथम दृष्टि में शब्द का अर्थ, तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रथम दृष्टि में, ठीक है, जो पहली बार, ठीक है, पहली दृष्टि में शब्द का अर्थ, अगर पहली बार ही किसी को देखा हो तो उसका क्या अर्थ लिया जाता है? ठीक है, तो विकल्प है हमारे पास साथियों, फर्स्ट साइट, प्रीमा फेसी, एन्यूटी या ऑथेंटिकेशन। कौन सा सही होगा साथियों? तो प्रथम दृष्टि में ही किसी को समझ जाना, ठीक है, इसका अर्थ कौन सा हुआ इंग्लिश में? फर्स्ट साइट तो बिल्कुल नहीं होने वाला साथियों, तो आएगा प्रीमा फेसी। ओके, इसको प्रत्यक्षता भी कहा जाता है, प्रत्यक्षता या पहली ही दृष्टि में किसी को समझ आना। ओके, आगे साथियों अगला है तीसरा जो प्रश्न है वो मौलिक या आधारभूत शब्द से संबंधित है। मौलिक आधारभूत शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी परिभाषिक शब्द किस क्रमांक में है? मौलिक आधारभूत, ठीक है, मौलिक आधारभूत शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी परिभाषिक शब्द किस क्रमांक में है? शीघ्र बताएं साथियों, कौन सा सही उत्तर होने वाला है आपके हिसाब से? मौलिक आधारभूत शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी परिभाषिक शब्द किस क्रमांक से है, क्रमांक में है? फर्स्ट साइट, प्रीमा फेसी, फंडामेंटल या कोरिजिनम? शीघ्र बताएं साथियों। ओके, वेरी गुड, जी हाँ, वेरी गुड साथियों, तो सही है बिल्कुल, फंडामेंटल। ठीक है, मौलिक या आधारभूत शब्द का जो अंग्रेजी अर्थ है वो फंडामेंटल है। वेरी गुड साथियों, तीसरे ऑप्शन वाले। आगे चलते हैं। आगे साथियों, अंग्रेजी के ग्रेस शब्द के लिए हिंदी के जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका चयन कीजिए। अंग्रेजी का शब्द है ग्रेस, ठीक है, इसके लिए कौन सा शब्द हिंदी का प्रयोग किया जाता है? शिकायत, अनुग्रह, सलाह या दया? जल्दी बताइए साथियों। वैसे तो ग्रेस के बहुत ज़्यादा अर्थ हैं, ओके, बहुत अर्थ निकलते हैं ग्रेस से, लेकिन इनमें से एक है
शिकायत नहीं है, सलाह नहीं है, दया नहीं है, अनुग्रह वाले। वेरी गुड साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, कन्वेन के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है। कन्वेन, ठीक है, कन्वेन के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है संयोजन, संरक्षण, संक्षिप्त या संगणक। कन्वेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, जल्दी बताना है कौन सा सही होगा। सभी नए परिभाषिक शब्द हैं ये, तो इसलिए जो पढ़े हैं वो तो चलो पढ़ने ही है आपने, जो नए आ रहे हैं उनको तो अवश्य ही आप याद कर लीजिएगा। इस तरह से यदि मैं बोल रहा हूँ तो आपने इसको अवश्य देख लेना है। जिनका ऑप्शन साथियों आ रहा है संयोजन या आयोजित करना। ठीक है, संयोजन करना भी हो सकता है, आयोजित भी होता है, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं कन्वेन के, लेकिन संयोजन का तो आप पक्के तौर पर याद कर लीजिए। ओके, आगे चलते हैं साथियों। आगे देखिए साथियों, युग्म दिए गए हैं, किस क्रमांक में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है। तो मतलब कौन सा इनमें से सही युग्म है जिसका सही इंग्लिश शब्द और हिंदी अर्थ लिखा गया है, जल्दी बताइए साथियों। एक्स ऑफिशियो पूर्व पदाधिकारी, दूसरा है एडहोक तदर्थ, तीसरा है कोरम गणना संख्या, चौथा है डिस्पोजल उपयोग त्याग। ABCD में से आपको क्या लगता है कौन सा सही है साथियों? शीघ्र बताने का प्रयत्न करें। वेरी गुड, वेरी गुड साथियों, वेरी गुड। तो जी हाँ, वेरी गुड साथियों। तो सही जो उत्तर होने वाला है वह है हमारा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तदर्थ, तदर्थ वाले। वेरी गुड साथियों। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो यही होने वाला है। ध्यान से देख लीजिए, तादर्थ एडहोक को ही बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है आपने। तो बाकी जो है गलत दिए गए हैं साथियों अर्थ। ओके, याद रखिए। आगे चलते हैं साथियों। सातवां प्रश्न है साथियों, किस क्रमांक में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं लिखा है? अभी साथियों पहले क्या था, सही हिंदी समकक्ष अर्थ बताना था। अभी जो सही नहीं है वो अभी विकल्प वही हैं, लेकिन एक जहाँ पर गलत है बाकी सही हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी मैं ला रहा हूँ। ठीक है, किस क्रमांक में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं लिखा है? एक्स ऑफिशियो पूर्व पदाधिकारी, एडहोक तदर्थ, कोरम गणपूर्ति, ठीक है, या डिस्पोजल निष्पादन। जल्दी। वेरी गुड साथियों, किस क्रमांक में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं लिखा है? तो साथियों यह जो उत्तर आएगा साथियों, इसकी जगह आपको बता देते हैं, वो है जो सही नहीं है साथियों वो ये है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो, ठीक है, पूर्व पदाधिकारी, ये सही नहीं है। बाकी जितने भी हैं, एडहोक तदर्थ, कोरम को गणपूर्ति ही कहा जाता है, कोरम भी कहा जाता है, और डिस्पोजल को निष्पादन भी कहा जाता है। ठीक है, नष्ट करना या फेंक देना, इस प्रकार से। तो पहला जो है बिल्कुल गलत है, ये याद कर लीजिएगा। आगे साथियों, आठवां देखिए ध्यान से, किस क्रमांक में इप्सो फैक्टो अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है? जल्दी बताइए। यथास्थिति, विदित, यथापूर्व, जसवते। जल्दी बताइए। इप्सो फैक्टो क्या बोलते हैं साथी इसको? इप्सो फैक्टो को हिंदी में यथास्थिति, विदित, विदितः, या यथापूर्व, या स्वतः। वेरी गुड साथियों। तो साथियों जो सही उत्तर आएगा वो आएगा यथास्थिति। ठीक है, यथास्थिति इप्सो फैक्टो बोला जाता है उसको। आगे साथियों देखिए, नौवां प्रश्न, वीज़ा के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है वीज़ा। आपने पढ़ा होगा, वीज़ा लगाते हैं लोग, अन्य देश का एक सहमति पत्र होता है, वो एक प्रकार से कह सकते अधिकारी पत्र होता है जो। ठीक है, तो वो आज्ञा देते हैं उसमें कि हाँ आप यहाँ पर आ सकते हैं। उसमें शर्त होती है कि हाँ इतने साल तक रहना होता है, आपने ये नहीं करना है और ये करना है, इस तरह की शर्तें। वीज़ा के लिए परिभाषिक शब्द कौन सा है? प्रशंसा पत्र, प्रवेश पत्र, अभिशंसा पत्र, या पार पत्र। क्या होगा साथियों ABCD में से? जल्दी बताइए। शीघ्र शीघ्र उत्तर दें साथियों, कौन सा सही उत्तर होने वाला है?
बिल्कुल सही साथियों, सही, वेरी गुड। वीज़ा के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द, तो अगर मैं कहूँ इन चारों में से कोई नहीं है, ठीक है, इन चारों में से कोई नहीं है साथियों। ओके, वीज़ा के लिए। ओके, जो लोग बता रहे हैं पारपत्र, बिल्कुल गलत है। ये पारपत्र जो है पासपोर्ट को कहा जाता है साथियों। ओके, पासपोर्ट को याद रखना है आपने, ठीक है। पासपोर्ट को हिंदी में, ये इम्पोर्टेंट है, पासपोर्ट इसको याद रखना है, पारपत्र। ओके, तो वीज़ा, वीज़ा का जो अर्थ होता है आधिकारिक रूप से स्वीकृत पत्र, ठीक है। इसका जो अर्थ है आधिकारिक रूप से स्वीकृत पत्र, जो कि कोई समझ लीजिए हमने इंग्लैंड जाना है तो वहाँ की सरकार हमें वीज़ा देगी या नहीं देगी, उनके ऊपर डिपेंड करता है हमारे चाल चलन, या जो भी तरीके से हम जाना चाहते हैं, टूरिस्ट बन के जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो उस तरीके से वो वीज़ा बनाता है। तो आधिकारिक रूप से स्वीकृत पत्र इसको कहा जाता है। ओके, वीज़ा को याद कर लीजिएगा, चारों में से कोई नहीं, पासपोर्ट का अर्थ पारपत्र। अगला प्रश्न साथी, जोन। जोन के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है प्रांत, प्रांतीय, मंडल, मंडलीय। जल्दी बताना है, प्रांत, प्रांतीय, मंडल, मंडलीय। शीघ्र बताएं साथी कौन सा सही उत्तर होने वाला है। वेरी गुड। तो जो जिनका उत्तर आ रहा है साथी मंडल, वेरी गुड साथी, मंडल वाले वेरी गुड। आगे है, किस क्रमांक में मोशन अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है। मोशन शब्द दिया गया है, इसका हिंदी रूप बताना है, क्या अर्थ है हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, घूमना, दस्त लगना आगे है जथापूर्व या प्रस्ताव, जल्दी बताइए। मोशन, जल्दी टाइम ले सकते हैं आप, थोड़ा समझ के। जी हाँ, तो साथियों चौथा विकल्प जिनका आ रहा है प्रस्ताव। ओके, ये बिल्कुल सही है, शाबाश। आगे चलते हैं। तो 12वां प्रश्न, या जो बोले कि 42वां प्रश्न है, किस क्रमांक या किस विकल्प में अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही समकक्ष शब्द है। रिक्योरिंग, पुनरावृत्ति, एक्सचेकर, राजकोष, डिफैक्टो, तथ्यहीन, या इन टू मध्य में, कौन सा सही है साथी इनमें से, जल्दी बताइएगा आपके अनुसार क्या लग रहा है। जी हाँ, तो साथियों दूसरा एक्सचेकर, राजकोष, ठीक है, ये याद रखना है, बाकी सभी गलत हैं। आगे चलते हैं। 13वां वीडियो के हिसाब से 43वां प्रश्न, तो बताइए साथियों किस क्रमांक में अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही समकक्ष शब्द नहीं लिखा है। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले सही अर्थ बताना था, सही समकक्ष शब्द का अर्थ बताना था, अभी नहीं, मतलब जहाँ 3 विकल्प सही हैं और 1 गलत है। ओके साथियों, रिक्योरिंग, आवृत्ति, अगला है एक्सचेकर, राजकोष, डी फैक्टो, वास्तविक, इन टू मध्य में, जल्दी बताइए कौन सा सही नहीं है। वेरी गुड, कौन सा सही नहीं है। तो साथियों यहाँ पर सही जो नहीं है वो है इन टू। ओके, ये वाला सही नहीं है, बाकी बिल्कुल सही है। रिक्योरिंग, आवृत्ति, एक्सचेकर, राजकोष जैसे कि पीछे पड़ा, और डी फैक्टो मतलब वास्तविक। ओके, इसमें सही नहीं बताना था। आगे साथियों अगला प्रश्न साथियों 14वां प्रश्न है, 44वां वीडियो के हिसाब से आगे है, अविक्षण के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है। अविक्षण, अविक्षण, जल्दी बताइए। एविक्शन के लिए परिभाषिक शब्द गतिरोध, अवरोध, गबन या बेदखली। एविक्शन, वेरी गुड साथियों, जिनका डी ऑप्शन आ रहा है चौथा, बेदखली। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिवादी, प्रतिवादी के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। डिफेंडेंट, डिफेमेशन, डिमोलिश या डिटेक्शन, जल्दी बताइए साथियों। प्रतिवादी, ABCD, कौन सा दुरुस्त आंसर होने वाला है आपके अनुसार साथियों। जी हाँ, वेरी गुड। ओके साथियों, तो डिफेंडेंट, ओके, डिफेंडेंट जिनका है, शाबाश,
डिफेंडेंट है साथियों। ओके, आगे साथियों एक प्रश्न और साथियों, 16वां वीडियो के हिसाब से 46वां, किस क्रमांक किस विकल्प में अग्रेरियन अंग्रेजी परिभाषा शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है? अग्रेरियन का हिंदी रूप क्या है? कृषि संबंधी, कृषि भूमि संबंधी, विधिवत या बंजर भूमि संबंधी या भूमि संबंधी? ये कर बताइए साथियों, कौन सा सही उत्तर होने वाला है आपके अनुसार? अग्रेरियन, बिल्कुल साथियों, कृषि भूमि संबंधी। वेरी गुड, पहले ऑप्शन वाले। आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न है, किस क्रमांक में, ध्यान से पढ़िएगा, किस क्रमांक में डीड अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है? डीड का हिंदी रूप बताना है साथियों। डीड, समझौता, विलेख या पिता या मरना? जल्दी बताइए। जब ये तो बहुत आसान है साथियों, काफ़ी बार जो राजस्थान जो परीक्षाएं होती है यहाँ, रीट वगैरह, रीट, फिर वहाँ प्रशासनिक परीक्षाएं होती हैं, RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वहाँ बहुत पूछा गया है ये वाला प्रश्न, तो विलेख है साथियों। ठीक है, डीड का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों 18वां प्रश्न है। क्या है प्रश्न, ध्यान से पढ़िए। किस क्रमांक या किस ऑप्शन में फिक्सेक्शन अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है? फिक्सेक्शन, जल्दी बताइए क्या सही होने वाला है? चिपकाना, विधिवत, यथापूर्व या स्थिरीकरण? जल्दी। फिक्सेक्शन, फिक्स, इसी से ही थोड़ा समझ आना चाहिए। फिक्सेक्शन, चिपकाना नहीं होगा साथी, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन वाले बिल्कुल गलत है। तो स्थिरीकरण। ओके, चिपकाना जी अंग्रेज जी परिभाषिक शब्दावली कर रहे हैं जो ऑफिस कार्यों में प्रयुक्त होती है साथियों, ऑफिस कार्यालयों में प्रयुक्त होती है ये शब्दावली। तो चिपकाना तो ये थोड़ी बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ध्यान से करा करें। स्थिरीकरण, फिक्स कर दिया उसको, है ना। ओके, आगे चलते हैं। आगे साथियों जो शब्द है राजपत्रित। ठीक है, राजपत्रित थोड़ा छोटा कर लेते हैं। राजपत्रित के लिए कौन सा शब्द है? ग्रांट, गैजेट, गैजेटेड या ग्रेचुइटी? जल्दी बताना है। राजपत्रित, अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, राजपत्रित मतलब राज्य के पत्र वहाँ बहु प्रकाशित होते हैं। यदि आप अखबार पढ़ते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़े ढंग के न्यूज़ चैनल अखबारें पढ़ा करें ताकि आपके ज्ञान में और बढ़ोतरी हो। राज्यसभा चैनल देखा करें, लोकसभा चैनल देखा करें, और जो टीवी पर फ्री एजुकेशन दी जाती है जिन चैनल को, वो देखा करें। राजपत्रित। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ग्रांट, गैजेट या गजेटेड या ग्रेचुइटी? जल्दी बताइए। तो सी ऑप्शन जिनका आ रहा है गजेटेड। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं साथियों। और 50वां प्रश्न PDF के हिसाब से 20वां प्रश्न। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, न्यायपालिका के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? वो है, बहुत सही साथी, वेरी गुड, बहुत सही और बहुत जल्दी उत्तर दिया। न्यायपालिका के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? जस्टिफाई, जुडिशली, जुडिशरी या यूरिस्डिक्शन? जल्दी बताइए, न्यायपालिका के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? जस्टिफाई, जुडिशियल, जुडिशरी या यूरिस्डिक्शन? न्यायपालिका, जुडिशियल नहीं होगा साथियों, यूरिस्डिक्शन तो बिल्कुल नहीं, और जस्टिफाई तो बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन वाले वेरी गुड साथियों। ठीक है, जुडिशरी ये ऑप्शन होगा। हाँ, उच्चारण थोड़ा सा हो सकता है मेरा सही ना लगे, क्योंकि हमेशा हिंदी में जूझे रहे, मग्न रहें, लीन रहे। तो इसी तरह से साथियों अपना शब्दकोश और भंडारित कीजिए। जब भी हम लेकर आएंगे व्याकरण से संबंधित प्रश्न, तो हमारा वादा रहा कि हम परिभाषिक शब्दावली अवश्य लाएंगे। 10 से 20 क्वेश्चन तो हम परिभाषिक शब्दावली से आपके लिए लाने वाले हैं। और बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, तैयारी निरंतर चली हुई है। ओके, टेंशन मत लीजिए साथियों। और अभी हमें पता चला है कि लेक्चरर कैडर का भी आ चुके हैं स्क्रूटनी के लिए। ठीक है, स्क्रूटनी के लिए कॉल आ चुकी, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अगर किसी का नाम आया है मेरी ओर से, वेरी गुड। पोस्टें वहाँ पर थी नहीं वैसे तो, लेकिन क्या करें, अभी
बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। पोस्टें तो आ रही हैं साथियों, क्या करें अभी। ये पोस्टें जो कार्यवाही अभी चल रही है इन पोस्टों पर, लेक्चरर कैडर और मास्टर कैडर के जो हो रहा है पेपर, इसके बाद ही आएंगी पोस्टें। 50 प्रश्न हमारे ख़त्म हुए, इसी के साथ 610 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। 50 प्रश्न लेकर आए थे आज हम। अब स्कोर बता दीजिए कितना सही है भाई। काफ़ी आसान प्रश्न रहे थे। परिभाषिक शब्दावली के थोड़े से टफ मैं कहूँगा, ज़रूर टफ थे, नए भी लगे होंगे आपको। और परिभाषिक शब्दावली के अतिरिक्त वर्णमाला और शब्द विचार से तो बहुत कम प्रश्न आए आज। वर्णमाला से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, तो मुझे लगता है कि वर्णमाला से इससे ज़्यादा बाहर पूछा भी नहीं जाता है। तो तैयारी खूब करिए भाई, लगन से लगे रहिए, क्योंकि एक एक अंक से मेरिट गिर जाती है साथियों। अंक तो छोड़िए, अगर आपका टाई भी हो जाता है तो आपसे ज़्यादा उम्र वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। देख लीजिए, इस तरह से माना जाता है। ओके, तो हार नहीं माननी है आपने कभी भी। जो डर गया वो मर गया या घर गया। तो बहुत अच्छा स्कोर साथियों, जो भी आप बता रहे हैं, जो भी आपने मन में सोचा है, जितना भी आपने हिसाब किताब लगाया है, बहुत सही जा रहे हो। इस तरह मेहनत करते रहो। ओके, पोस्टें आने की पूरी उम्मीद है। अगस्त महीना है हमारे पास, फिर उसके आगे अगर पोस्टें आ भी जाती हैं तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होगा। ओके, अगर अगस्त महीने में आ जाती हैं तो बहुत सही होगा हमारे लिए, आपके लिए, ठीक है। और कैंडिडेट्स जुड़ेंगे हमारे साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो लाइक करके जाइएगा साथियों। और अगर ऐड वगैरह आती है हमारे चैनल पर तो अवश्य देख लीजिए करें, थोड़ी अर्निंग हो जाती है। इसी तरह से थोड़ी सेवा हम बिल्कुल निःशुल्क चलाए हुए हैं, बिल्कुल निःशुल्क सेवा साथियों, एक पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे। बस थोड़ा सा ऐड देख लीजिए, पूरी वीडियो तो देखते ही हैं, इनाम में थोड़ा सा ऐड दे लीजिए। हाँ, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो कमेंट में आप जो लिखना चाहते हैं, गाली भी लिखेंगे तो चलेगा साथियों, कोई हमसे शिकवा नहीं है हमारा किसी से भी। ओके, क्योंकि वो हमें पॉलिश कर रहा है। हमारी गलतियों पर अगर कोई जवाब उठा रहा है ना, कोई भी प्रश्न उठा रहा है, हम नहीं जवाब दे पाते तो समझ लीजिए हम पॉलिश हो रहे हैं। जवाब देने का हम प्रयत्न करते हैं वैसे, तो निरंतर कोशिश करते रहिए, पोस्टें आ रही हैं। ओके, जो स्कोर आपने बताया वेरी गुड। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, धन्यवाद।